ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति रहते हुए आदिवासियों के जंगल खोद दिए जाएं और राष्ट्रपति जिस समुदाय से आती हैं उनके लिए कुछ ना बोलें। ऐसा भी हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। शब्द कितना अच्छा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन उसमें जातिवाद किस तरह से व्याप्त है कि अगर कुम्हार का बेटा है तो वो घड़ा ही बनाएगा, चमार का बेटा है तो जूता ही सिलेगा। अधिकारों के लिए संघर्ष की विरासत हमारी पुरानी है, अधिकारों के लिए लड़ना हमारे लिए पुराना है। सामंतवाद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का सबसे घिनौना चेहरा सत्ता पे विराजमान है। 3 सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं कि जिस पे मैं कहना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। एक सवाल है शिक्षा का, पढ़ाई का, दूसरा सवाल है सम्मान का और एक सवाल है जमीन का। शुक्रिया। यहाँ मौजूद सभी साथियों को मैं जय भीम पेश करता हूँ, मैं नील सलाम पेश करता हूँ, मैं लाल सलाम पेश करता हूँ। आज राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की तरफ से मनीष भाई ने हमें न्योता दिया कि आप आइए, यहाँ छात्रों की आवाज़, दिल्ली में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारे समाज में क्या चल रहा है, इन सारे विषयों पर, और जिसका जो शीर्षक दिया कि संघर्ष से सशक्तिकरण तक, इस सवाल पर बात करने के लिए तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया करूंगा और उसके साथ जितने आयोजनकर्ता हैं उनका शुक्रिया। और मैं सलाम करूंगा हमारे प्रोफेसर, डीयू के प्रोफेसर रतनलाल सर का, और हमारे जो हर वंचितों की आवाज़ के झंडा बरदार हमारे साथी जिग्नेश, उनका भी मैं सलाम करता हूं। हम लोग की एक आदत है कि सोते वक्त अमूमन मैं रील, इंस्टाग्राम चलाते रहना और उसी के साथ नींद लगता है। तो जब कल मैं सोने जा ही रहा था और रील शुरुआत करता हूं तो मैं देखता हूं कि बाड़मेर जो राजस्थान में है, वहां पर एक दलित छात्र को, जो पढ़ने में बहुत होनहार है, उसको पेड़ से उल्टा लटकाकर सामंती मार रहे हैं, उच्च जातीय सामंती मार रहे हैं, पीट रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। और ये पहला रील मेरे सामने दिखाई दिया और पूरा का पूरा वीडियो मेरे सामने आया। उसी के साथ कुछ दिन पहले की खबर ये भी थी कि 2 मुट्ठी चावल के जुर्म में एक दलित को पीटा गया। कुछ दिनों पहले मैं बिहार आया था तो एक न्याय यात्रा चल रही थी भाकपा माले की यहाँ पे, तो उसमें मैं शामिल होने आया था। तो गया जिले में टिकारी में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है संजय मांझी, वो अपनी जो मिट्टी की चारदीवारी थी उसको बचा रहे थे सामंतियों से। तो राजपूत और समाज के लोग थे, उन्होंने गर्दन पर तलवार चलाया, लेकिन उन्होंने हाथ सामने उठाकर बचाया तो उनके दोनों हाथ काट लिए गए, हाथ कट गए। वो भी हमसे मिले और उन्हें ये भी कहा कि जेएनयू से आवाज़ इसकी उठाइएगा। तो आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जेएनयू जैसा विश्वविद्यालय, जहाँ पर लोग कम पैसे में बेहतर पढ़ाई करते हैं, हर सवाल पर खामोश नहीं रहते हैं, वो उनकी आवाज़ उठाएंगे। तो उन्होंने भी ये बात कही। और इस तरह की कई खबरें, हर रोज़ की खबरों में हम यही देख रहे हैं। और सही बात यह है कि ये सिर्फ खबर के तौर पे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, यही आंकड़ा भी बनता है, यही सारे ये डेटा ही बनता है कि दलितों पर कितने हमले, कितने जुल्म, कितने अत्याचार हो रहे हैं। सही बात है कि वक्त, आज का भी वक्त उसी तरह का विभत्स है, खतरनाक है जैसा हजारों साल पहले था। लेकिन आज अगर हम यहाँ पर बैठकर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, दलितों के मुद्दों पर, दलितों के संघर्ष पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारी लड़ाई के बतौर मैं देखता हूँ इस आयोजन को, तो उसी तरह इतिहास भी हमारा गौरवशाली रहा है। इतिहास में भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, इतिहास में भी लोग लड़ रहे हैं। 3 सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं कि जिस पे मैं कहना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। एक सवाल है शिक्षा का, पढ़ाई का,
दूसरा सवाल है सम्मान का, और एक सवाल है ज़मीन का। ये तीनों सवाल से हमें वंचित किया गया है, इन तीनों मुद्दों से हमें वंचित किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सच कहिए कि हर रोज़ की प्रताड़ना के तौर पे हम देखते हैं, समाज में हमें मोहब्बत नहीं मिलती है। ये हमारी एक कह लीजिए कि बराबरी नहीं मिलती है, तो मोहब्बत कहाँ मिलेगी। तो हम पढ़ाई की बात करते हैं तो इतिहास में अगर हम घुसते हैं तो देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फुले का नाम हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, कि जिन्होंने आगे बढ़कर, सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पहली स्कूल खोला, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्कूल खोला, तमाम तोहमतें झेलते हुए। हम कहानियों में पढ़ते हैं कि 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि पहली जो पहन कर जाती थी उसमें कीचड़ फेंक दिया जाता था। ज्योतिबा फुले जो इस लड़ाई को आगे ले जा रहे थे। फातिमा शेख, आप देखिएगा कि कुछ दिनों पहले ट्विटर पे बड़ा ही एक व्यक्ति हैं, पहले हमारी ही बात करते थे, हाँ, वो बोल रहे थे मैंने गढ़ा है। चाटुकारिता की जो सीमा है उसको पूरी तरह से लांघ दिया जा रहा है आज के वक्त में। तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या गढ़ा है, लेकिन हमें अपना इतिहास मालूम है, हमने देखा है अपने इतिहास को, अपने जाना है। तो शिक्षा में हम लड़ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब क्लासरूम के अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा है, तो बाहर पढ़ के कोलंबिया जाते हैं, डिग्री लेते हैं, और आते हैं तो इस देश का संविधान रचते हैं। आते हैं तो सम्मान के लिए महार सत्याग्रह होता है, आते हैं तो सम्मान की जो लड़ाई है, पानी पीने की लड़ाई है, उसकी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि हम जो लड़े, वंचित जो लड़े, जो दलित लड़े, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़े। हम लड़ें तो समाज में लोकतांत्रिकरण हो सके, सबको बराबरी हो सके। हम देखते हैं कि ज़मीन की जो लड़ाई है, ज़मीन हमें लगता है कि एक छोटा सा टुकड़ा होता है, लेकिन ज़मीन किसी की ज़िंदगी होती है, ज़मीन किसी के लिए सब कुछ होता है। आज बिहार में एक ज़मीन की बड़ी लड़ाई है जो चल रही है, और एक लड़ाई हमने लड़ी, तेभागा में भी हम लड़ाई लड़ रहे थे, यही वंचित समाज के लोग लड़ रहे थे। तेलंगाना में भी हम लड़ रहे थे, हम भोजपुर में भी लड़ रहे थे, और कई नाम आपको दिखाई देंगे वहां पे। राम नरेश राम का नाम आप सुनाई देगा, बूटन मुसर का नाम आपको सुनाई देगा इस लड़ाइयों में। और ज़मीन की लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है कि अगर ज़मीन का सही से भूमि सुधार होता है, सही से आवंटन होता है, तो किसी को सिर्फ मिल जाएगा, दलितों को मिल जाएगा। मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला ये भी है कि जब ज़मीन बटेगा तो पैदावार बढ़ेगा, कृषि क्रांति आएगी। ज़मीन की लड़ाई ये भी है कि सिर्फ दलितों को मिल जाएगा ज़मीन, क्योंकि सामंतियों के पास जो ज़मीन रही, सामंतियों को बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितना पैदावार होगा, किस तरह का देश में पैदावार होगा। उनको सिर्फ मतलब है तो दबदबे से मतलब था। वो चाह रहे थे किसी तरह से दबदबा हमारा मेंटेन रहे, स्टेटस को मेंटेन रहे। लेकिन हम चाह रहे थे कि समाज में अगर ज़मीन बटा तो हम चाह रहे थे कि देश का तरक्की होगा उससे, कि देश आगे बढ़ेगा। तो ज़मीन का लड़ाई सिर्फ मेरी लड़ाई, दलितों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज में, पूरे के पूरे ज़मीन का लोकतांत्रिकरण करने का सवाल है। उसी के साथ आप देखिए कि बिहार की मैं बात बता रहा हूँ, इसी के पैरेलल लड़ाई चल रही है। जिस तरह से हमने पैरेलल क्या कहिए कि आज़ादी के आंदोलन में जहाँ लड़ाई हो रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन एक संपूर्ण आज़ादी की लड़ाई, जो सामंतवाद के खिलाफ, जो जातिवाद के खिलाफ, जो बराबरी के लिए बाबा साहब लड़ रहे थे और तमाम क्रांतिकारी लड़ रहे थे। उसी तरह हम देखते हैं कि जब ज़मीन की लड़ाई बिहार के में चल रही है, भोजपुर में चल रहा है, अलग अलग जगह पे चल रहा है, तो वो लड़ाई, उसके साथ सम्मान की भी लड़ाई थी। वोट देने का अधिकार ही नहीं मिल रहा था। एक फिल्म देखिएगा, नाना पाटेकर की फिल्म है, फिल्म जैसी ही बनी है, उसका नाम है हुतुतु। हुतुतु में किस तरह से दलितों को घर में दबा दिया गया है वोटिंग के दौरान, पोलिंग के दौरान, और उसके घर के बाहर किस तरह से लठैत रख दिए जाते हैं। तो नाना पाटेकर सबको बहुत प्रेरित करता है कि चलो आओ, निकलो घरों से, चलो वोट देना तुम्हारा अधिकार है।
उसी वक्त आप देखिएगा कि डोली प्रथा चल रही है बिहार में। हालांकि ये पूरे देश का सवाल है। डोली प्रथा चल रही है कि अगर दलितों की बहुएं आ रही हैं तो पहले जमींदार के यहाँ, पहले किसी के यहाँ जाएगी रुकने के लिए एक रात। ये प्रथा है बिहार में चली। तो जिसको लड़ा गया, जिनके नाम मैंने लिए, बूटन मुसहर जैसे लोगों ने लड़ा इस लड़ाई को, और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। चांद पे भी जा रहे हैं, चांद पे भी हम ठीक ठाक पहुँच गए थे पिछले साल। लेकिन हमारी स्थिति, दलित वंचितों की स्थिति वही है। अभी आज के वक्त जो सत्ता पे लोग बैठे हैं, आप देखिएगा कि सामंतवाद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का सबसे घिनौना चेहरा सत्ता पे विराजमान है। इस वक्त में और हम पर आप देखिएगा, हमें तो सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया जाता है कि एक ढाल की तरह बना लिया गया है कि जेएनयू के लोग तो ऐसे ही हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल हैं। अभी भी लोगों को इसी नाम पर, मीडिया में इसी नाम पर जाता है। सवाल ये है कि जेएनयू में अगर हम अपनी बात करें तो जेएनयू सिर्फ ये नहीं है कि लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे बेहतर पढ़ाई हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन सबसे सस्ती पढ़ाई हो रही है। 180 रुपये में पढ़ाई हो रही है, और इस पढ़ाई सबके लिए है, चाहे वो निचले वर्ग से आता है, चाहे दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, सबके लिए एक समान शिक्षा, सस्ती शिक्षा, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कह देते हैं कि आप तो टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं भाई? हम दे रहे हैं पैसा, देश के लोग दे रहे हैं पैसा, तो क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं आप? कितना प्रोटेस्ट क्यों करते हैं? अरे भाई, जब देश का किसान, देश का मजदूर, देश का दलित, देश का आदिवासी अपना एक एक सामान खरीद रहा है तो उस पर टैक्स दे रहा है और वो हमें पैसा दे रहा है। जब उसके खिलाफ अगर कोई भी कानून, अगर उसके खिलाफ कोई भी बात, उस पर कोई भी प्रताड़ना होगी तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबसे पहले उठेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे और सबसे पहले तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। एक तरफ आप देखिए कि आरक्षण की लड़ाई जेएनयू में, मैं ओबीसी रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं, जो वंचितों के आरक्षण की बात है। 2007 में कहा जाता है कि कागजों पर लागू होता है 7-8 के दौरान, लेकिन उसके साथ देखिएगा कि बेहतर ढंग से लागू हो विश्वविद्यालय में, उसके लिए 3 साल तक जेएनयू के छात्रों को भूख हड़ताल अलग अलग समय पर करना पड़ा, और 2010 में वो लागू होता है। और यही जेएनयू है जहां पे एक डिप्रिवेशन पॉइंट जैसा आपको सुनाई देगा कि डिप्रिवेशन पॉइंट मिलता है। क्या है डिप्रिवेशन पॉइंट? कि जिस इलाकों में जहां बिजली बहुत देर से पहुंची, जहां सड़क बहुत देर से पहुंचे, वहां जहां शिक्षा बहुत देर से पहुंची, वहां के लोगों को, वहां के छात्रों को कुछ पॉइंट मिलेंगे। तो हम सिर्फ इकलौते ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि मेरा भला होगा, हम कह रहे हैं कि सबका भला होगा। हमारी लड़ाई सबकी लड़ाई बनेगी। हमारे बोलने का जो तरीका है, मतलब कह लीजिए कि हम अपने लिए तो जाएंगे लेकिन उसका फायदा सबको होगा। इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडे, देश के मिनिस्टर्स, एचसीयू के वाइस चांसलर्स, सबने मिलकर सोशल बॉयकॉट किया, अछूत बनाया, कह लीजिए, जो हमें पहले बनाया जा रहा था, और उनकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई। जैसी ही सरकार आती है उसी वक्त में, और उसके बावजूद यूनिवर्सिटी में देखिए कि किस तरह से, सर हमारे यहाँ जेएनयू में होता क्या है कि स्टूडेंट्स जो आते हैं रिजर्वेशन फुलफिल करते हैं। यूनिवर्सिटी रिजर्वेशन हमारी यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रही है, लेकिन करती क्या है वो कि जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो दलित जातियों से आता है, और वो जनरल कैटेगरी में एडमिशन ले सकता है बहुत आसानी से, उसको 5-10 नंबर भी मिल जाए तो बहुत आसानी से जनरल कैटेगरी में आ सकता है, ताकि एससी सीट खाली हो जाएगी तो कुछ और लोग, दलित समाज के लोग आ जाएंगे। अब ये करते क्या है, जब इस बात को जानते हैं कि बहुत ब्रिलियंट है, इसका एंट्रेंस में, रिटेन में बहुत अच्छा नंबर आया है, तो इसको इतना कम नंबर दो कि उसका एडमिशन तो हो
लेकिन रिजर्व कैटेगरी में ही हो। इस तरह का जातिवाद आप देखिए कि विश्वविद्यालय में बना हुआ है, ताकि और लोग ना आ पाए, ताकि रिजर्व हो जाए सीटें, 50% जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए, और उसी के लिए रिजर्व रहे। और उसके साथ ये तो चलिए मैं छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं कि हमारी जो लड़ाई है, बाबा साहब की बात मैं कर रहा था कि संविधान के दम पर हम यहाँ तक आए हैं। हम लोग ये गीत गाते हैं कि सुन भैया सुन करजी ई जगवा जालिम बेदर्दी, अब भीख नहीं इकरार चाहिए, हमरा बाबा के लिखल अधिकार चाहिए। तो अधिकारों के लिए संघर्ष की विरासत हमारी पुरानी है, अधिकारों के लिए लड़ना हमारे लिए पुराना है, और आज भी इस चीज़ को हम मनवा रहे हैं, हम चढ़ रहे हैं। 2018 में जब चीज़ें आती हैं, आरक्षण ख़त्म करने की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर सड़कों पर लोग, आप लोग सब आते हैं बिहार के सड़कों पर, अम्बेडकर छात्रावास से लोग निकलकर सड़कों पर निकल कर आते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो इस सरकार को मानना पड़ता है कि भाई खामोशी आती है उनमें। लेकिन आरक्षण, सही बात है, कल हम लोग बात कर रहे थे, हम मनीष भाई थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, संदीप सौरभ हैं, पालीगंज से हैं, विधायक हैं, तो हम लोग उन्हीं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में 1.5, 1.4 के आसपास सरकारी नौकरियों में लोग हैं, जो अभी जातीय सर्वे हुआ, और उसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं, तो आरक्षण तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। तो जो 95, 96, 97% जो जगह है, जो प्राइवेट जगह है, वहां पे तो आरक्षण है ही नहीं। तो फिर कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे? ये आरक्षण, जब नौकरियां ही, सरकारी नौकरियां ही इतनी कम है, तो किस बात का उनको इतना डर है कि आरक्षण खत्म करने की वो तैयारी में लगे हुए हैं? आपको बताऊं कि शिक्षा की जहां मैं बात कर रहा हूं, जब मैं बताया कि कॉलेजेस में आरक्षण है, स्कूलों में नहीं, कॉलेजेस में आरक्षण है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 1 लाख विद्यार्थी पर 7 डिग्री कॉलेज है केवल, और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 1 लाख मतलब जो विद्यार्थी है जो 12वीं करते हैं, उन पर 28 डिग्री कॉलेज हैं। कहाँ राष्ट्रीय स्तर पे 28 है और हम बिहार आते हैं तो वही 7 हो जाता है। वही कई अन्य राज्यों में हम जाते हैं तो 50 है, 1 लाख विद्यार्थी और 50 डिग्री कॉलेज। तो हम डिग्री कॉलेज में तो इतना पीछे आ गए हैं, हमारे पास है ही नहीं। पर जहाँ है पढ़ाई भी नहीं होती। सही बात है, जहां पे है उसकी स्थिति बिल्कुल जर्जर है। कोचिंग पे तो सर मैं आ रहा हूँ, ये बीपीएससी का आंदोलन तो मुझे लगता है कि कोचिंग की बदतमीजी से वो एक आंदोलन, या कह लीजिए कि ये चीज़ें हुई जो लीक हुआ, कि किस तरह से कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग के माफिया कह लीजिए, वो मिलकर, याद है ना आपको कि एक यही बापू सभागार जो सरकारी केंद्र है जहाँ पे बीपीएससी का परीक्षा होता है, वहाँ पे उससे पहले ठीक कोई मॉक टेस्ट ले रहा होता है जो एक कोचिंग सेंटर का है। जब नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही होती है तो कोचिंग माफियाओं को बुलाया जाता है बात करने के लिए सरकार की तरफ से, छात्रों को नहीं बुलाया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, किस तरह से होगा। तो ये पूरा का पूरा तंत्र कोचिंग माफियाओं का, स्कूलों को बर्बाद करने का, सरकार, मौजूदा सरकार, ये जो सरकार है, हालांकि पहले से इस चीज़ को इन्होंने अपने पॉलिसी में रखा है। और अब कुछ चीज़ें बदली हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक आई है, आपके बीच में है, जिसमें जातिवाद आप देखिए कि कहीं तो एक जगह तो रिजर्वेशन का कहीं जिक्र नहीं है, पहली बात उसमें, और दूसरी तरफ अगर उसमें देखें तो कह रहे हैं कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। और वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या है कि आप लकड़ी चीरना सीख सकते हैं, जूता बनाना सीख सकते हैं, लोहार का काम कर सकते हैं, ये सारे काम आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ और भी होंगे, एयरप्लेन बनाना भी हो सकता है, कई और तरह से क्राफ्ट बनाना हो सकता है, इस तरह के और वोकेशनल ट्रेनिंग, कंप्यूटर पे चलाना हो सकता है, ये सारे ट्रेनिंग होंगे उसमें। लेकिन जिसके पास पैसा होगा वो तो ले लेगा अपना
जो बेहतर है कंप्यूटर चलाना और तमाम तरह के ये सारी चीज़ें क्राफ्ट बनाना सीखना। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसको कहाँ ढकेलना चाहते हैं आप? यही तो चल रहा है, यही तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ दौड़ा रहे हैं आप कि पैसा दीजिए और पढ़ाई कीजिए। तो उसी के साथ ये होगा कि जो दलित जो अपनी पीढ़ियों से जो काम करते आ रहा है उसी में लगा रहे। जानिए शब्द कितना अच्छा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन उसमें जातिवाद किस तरह से व्याप्त है कि अगर कुम्हार का बेटा है तो वो घड़ा ही बनाएगा, चमार का बेटा है तो जूता ही सिलेगा। इस सरकार ने इस नियम को लेकर आई है। तो मैं यही सारी बातें हैं कि ज़मीन, पढ़ाई और सम्मान की लड़ाई को लड़ते हुए हम यहाँ तक आए हैं। एक यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ और आपने उसी के बदौलत मुझे लगा कि बुलाया है कि विश्वविद्यालय की बात होनी ही चाहिए, विश्वविद्यालय की बात होनी ही चाहिए। और जो एक और मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ, अंतिम बात है ये मेरी, कि जब स्कूलों की स्थिति सर खराब हो गई, बिहार में स्कूलों की स्थिति जर्जर हो गई, एक ही क्लासरूम में एक ही कक्षा में, एक ही रूम में 5-5 क्लासरूम को बैठाया जाने लगा। तो इसी बिहार में हमने देखा है कि मनोज मंजिल का नाम अभी ले रहे थे कि सड़क पे स्कूल चलाना पड़ रहा है, कि लोगों ने इस संघर्ष को बतौर प्रोटेस्ट किया कि हम सड़क पे स्कूल चलाएंगे। अगर तुम बेहतर शिक्षा नहीं दोगे, अगर बेहतर स्कूलिंग नहीं दोगे तो हम सड़क से पढ़ेंगे। और वही जो बाबा साहब किए थे कि हम कोलंबिया तक भी जाएंगे, हम देश के अन्य हिस्सों में भी जाएंगे और बेहतर पढ़ाई करके लौटेंगे और तुम्हारे देश को बदलेंगे और इस देश में बेहतरी लाएंगे। तो इतनी ही बात है कि संघर्ष करना है। वायदे बहुत हैं हमारे पास, सरकारी वायदे बहुत हैं। सरकारी वायदे इस तरह से भी हैं कि जो 96 लाख परिवार जिनके इस बिहार में 6,000 से कम तनख्वाह है, तो उनको सरकार बोल रही है कि 2-2 लाख रुपया देगी। और जानिए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि किन के पास नहीं है, ये सब जानते हैं हम। दलितों के पास नहीं है पैसे, दलितों की आमदनी नहीं है। जब 1.5% नौकरियां हैं तो दलितों के पास कहाँ है नौकरियां? तो बोल रही है 2-2 लाख रुपया देंगी। और अभी 96 लाख मैंने बताया ना, तो 40,000 को पहला इंस्टॉलमेंट मिला है उसका। ये एक चीज़ है। और इस वायदे को पूरा करने में जो साल लगने वाले हैं वो 234 साल लगने वाले हैं, अगर इस रफ्तार से दिया जाएगा पैसा तो 234 साल का इंतज़ार बिहार के लोग करेंगे अपने बेहतरी के लिए। इस सरकार में अपने बेहतरी के लिए ज़मीनों के लिए, कि जो ज़मीन देने का वायदा है कुछ डिसमिल, वो भी नहीं मिला, ना पैसे मिल रहे हैं। तो लड़ाई बैलेट के दम पे, सही बात है कि हमें अपने लोगों को सत्ता में आने के लिए और प्रेरित करना होगा, हमें और लोगों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही भी बहुत लोग बोल रहे थे कि हमारे पास राजनीति प्रतिनिधित्व नहीं है। साथियों ने बोला कि रिप्रेजेंटेशन के नाम पर लोग तो हैं अलग अलग पार्टियों से, संसद भवन में, विधानसभा में, लेकिन हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं रहता है वहाँ पे। कोई भी आंदोलन हो रहा होता है या मांझी समुदाय के लोगों को मार दिया जाता है, तो एक हमारे बीच से, हमारे गया से, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ से दशरथ मांझी हुए, उस जगह के हैं जीतन राम मांझी, वहाँ के सांसद हैं। पूरी तरह से खामोशी रहती है जब दलितों पर हमला होता है, हत्या होता है। तो रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान जिस पार्टी से आते हैं, अगर दलितों पे हमला होता है तो मैं बहुत नहीं सुन पा रहा हूँ कि उनकी आवाज़ बहुत गूंज रही है। तो हमें रिप्रेजेंटेशन तो हमने दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे लिए बोलने वाला कोई ना हो, टोकन रिप्रेजेंटेशन ना हो। ऐसा हमारे बीच से कोई जाए कि जो हमारे हक की बात करे। जो ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति रहते हुए आदिवासियों के जंगल खोद दिए जाएं और राष्ट्रपति जिस समुदाय से आती हैं उनके लिए कुछ ना बोले। ऐसा भी हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपका फिर से शुक्रिया करता हूँ, फिर से इस लड़ाई को सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं और इस ताप को, जो अदम गोंडवी लिखते हैं कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी की ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। तो इस गली से हम गुजरते हुए यहाँ तक आए हैं। आगे और लंबी लड़ाई है और बेहतर ढंग से लड़ाई लड़नी है और इसके लिए आप सबको तैयार होने की ज़रूरत है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।